दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वांडरिंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब भाई डे 3 हो चुका है और डे 3 में अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया यूनिट और लास्ट यूनिट, टर्म 2 का एक लास्ट यूनिट हम कवर करने वाले हैं और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस 95% कंप्लीट हो जाएगा। 95% क्यों? क्योंकि अभी 5% हमारे न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, वो हम अभी शाम को हम कवर कर लेंगे। आज शाम हम न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे और सारा का सारा सिलेबस आज शाम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने 3 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हम शाम तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे विद इन 3 डेज। जैसे आपसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे आपके सामने हमने सारे के सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं और आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अब तक की जो वीडियोस आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और अभी जो बाकी बची हुई हैं 2 वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डे 3 सुबह का वक्त हो चुका है। सुबह हम अब पढ़ने वाले हैं नया यूनिट, दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो किसी ने जिसने मेरी वीडियोस देख रखी थी, मैंने 6 के 6 वीडियोस इसके बारे में पूरे इन डिटेल दे रखा है, डाल रखे हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर किसी को डिटेल में जानना है तो प्लीज गो थ्रू दैट। बट अभी मेरा फोकस है टर्म 2 और टर्म 2 में हमारे को स्कोर करना है, इसलिए जितनी टर्म 2 में जितनी ज़्यादा ज़रूरत है बस उतनी ही मैं बात यहाँ पे करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगी बट ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत है टर्म 2 के लिए सिर्फ उतना ही मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। क्लियर? ओके, तो जैसे कि अब तक के हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे थे वैसे ही हम बरकरार रखेंगे इस चीज को और अभी भी इस लास्ट यूनिट को हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ही कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म क्यों लिया है, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो कि आपको एग्जाम्स में आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो आपको पता भी चल रहा होगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कोई भी पॉइंट मैं मिस नहीं कर रही हूँ, हर एक टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है, आपकी कोई भी चीज मिस नहीं हो रही है और जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, स्टेट इट्स मेन कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली एग्रीगेट और डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो टोटल डिमांड जितनी हो रही है, डिमांड किसकी होगी? गुड्स एंड सर्विसेज की होगी। किसकी होगी? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो टोटल डिमांड हो रही है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। बात आई समझ? देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। वही डेफिनेशन है कि नहीं? अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे मत करना, जो कीवर्ड है वो लिख के आना है। ठीक है, okay, so aggregate demand is the total amount of goods and services demanded in an economy. ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये डिजायर्ड, इंटेंडेड और प्लान्ड होती है। मैम क्या ये तीनों अलग अलग हैं? सेम ही है। डिजायर्ड कह लो या इंटेंडेड कह लो या प्लान्ड कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ओके। ये डिजायर्ड, इंटेंडेड और प्लान्ड क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? बेसिकली 2 टाइप की डिमांड होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। अभी एग्रीगेट डिमांड की बात करें, 2 टाइप के एग्रीगेट डिमांड होते हैं, दैट इज एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ फिर मैं ऊपर आ रही हूँ। ठीक है, तो एक्स एंटे डिमांड आपने माइक्रो में भी पढ़ा होगा। एक्स एंटे डिमांड कौन सी होती है? जो अभी आप कोई भी कंज्यूमर सोच रहा है, प्लान कर रहा है उस चीज को खरीदने के लिए, तो वो हमारी एक्स एंटे डिमांड हो जाएगी। और वो अगर एक्चुअली खरीद के लेके आ जाता है तो अब उसे हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट डिमांड। उसे हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट डिमांड। सो एक्स एंटे डिमांड आपकी प्लान स्पेंडिंग होती है कि आप सोच रहे हो कि अभी मैं ये चीज खरीदूंगा। ठीक है, और जब आप एक्चुअली उसे खरीद के ले आते हो, एक सेकेंड, अगर आप एक्चुअली खरीद के लेके आ जाते हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट डिमांड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड को बेसिकली हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। एक्स पोस्ट डिमांड को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। और जो हमारी एक्स एंटे डिमांड होती है उसे हम प्लान्ड या डिजायर्ड डिमांड कहते हैं। प्लान्ड या डिजायर्ड डिमांड कहते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, तो डिफरेंशिएट आपको दोनों के समझ आ गया। अगर आप सिर्फ प्लान कर रहे हो दैट इज एक्स एंटे, बट अगर आप एक्चुअली खरीद के लेके आ जाते हो दैट विल बी योर एक्स पोस्ट डिमांड। ओके,
पर अब जब हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एंटे डिमांड कंसीडर करते हैं, एक्स पोस्ट डिमांड कंसीडर नहीं करते। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द डिजायर्ड, इंटेंडेड और प्लान डिमांड। बात आई समझ, क्योंकि हम एग्रीगेट कैलकुलेट करते समय क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक्स एंटे डिमांड कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, पता आपको दोनों होना चाहिए। एग्जाम में ये 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन के लिए बड़े आराम से पूछा जा सकता है कि व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इट्स मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स बताओ इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसमें 4 चीजें आती हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। कौन सी 4 चीजें आती है, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। मैम ये तो थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ा हो, उसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, उसमें 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, firm, government and rest of the world. What are the 4 sectors of the economy? Household, firm, government and rest of the world. तो household जो खर्चा करती है उसे हम कहते हैं consumption expenditure, household consumption expenditure. firm जो खर्चा करती है उसको हम कहते हैं investment expenditure. गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा क्या रिलेशन है, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। बात आई समझ, ओके। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यू विल राइट दीज 4 कंपोनेंट्स। ओके, ये 4 कंपोनेंट्स आप लिख के आओगे। बट मैम फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे दिया, फिर क्या करेंगे, तब आप डेफिनेशन एग्रीगेट डिमांड की लिख के आओगे, कंपोनेंट्स चारों के चारों लिख के आओगे, उसके अंदर डेफिनेशन डाल दोगे कि जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता है उसको हम हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो एक्सपेंडिचर हमारे फर्म करता है किस पे, कैपिटल गुड्स पे, किस पे, कैपिटल गुड्स पे, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत है, हर एक चीज इसमें दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट जो खर्चा करेगा वो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा वो आपका नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब अभी हमने जाना था, एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल। तो टोटल सप्लाई जितनी हमारी इकोनॉमी में हो रही है, सप्लाई किस चीज की होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी सप्लाई हो रही है, सप्लाई कैसे होगी, प्रोड्यूस करने से होगी ना। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ द टोटल output of goods and services produced in an economy during a year. It is known as aggregate supply. It is known as aggregate supply. मैम ये भी हमने कहीं कहीं पढ़ा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये डेफिनेशन कहीं पढ़ी है। मेरा बच्चा, हमने कल शाम को नेशनल इनकम की बात करी थी कि नहीं करी थी। नेशनल इनकम की फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि नेशनल इनकम होता है वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। वही होता है कि नहीं होता, तो यही चीज तो यहाँ पे दे रखी है, हाँ या नहीं। तो क्या मैम नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल, ऑल्सो कॉल्ड नहीं बोलेंगे, इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। जितनी नेशनल इनकम होगी वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी। बात आई समझ आपको, तो जितनी इनकम इक्वल्स टू सप्लाई, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकती हूँ जितना एग्रीगेट सप्लाई होगा उतनी ही हमारी क्या होगी, इनकम होगी, नेशनल इनकम होगी, डिनोटेड बाय वाई। नेशनल इनकम को हमेशा हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वाई। ओके, यहाँ पे जब मैं डिनोशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक बात ना, यहाँ पे आपको एक चीज समझानी है। देखो, सबको पहले रब कर दें। जो आपका हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम I से करते हैं, इसको हम G से करते हैं, और इसको हम करते हैं X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अब तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड यहाँ पे ना इसको H ना करके C करो। ठीक है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हमारी क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। ये क्या होती है, हमारी एग्रीगेट
डिमांड होती है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई है। इसी से जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे वो इससे करोगे। तो मैम अगर आप हमसे कंपोनेंट पूछा जाए तो 2 कंपोनेंट लिखने हैं या चारों कंपोनेंट पूछा जाए तो चारों के चारों कंपोनेंट्स लिखने हैं, बट अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तब हम सिर्फ AD इक्वल्स टू सी प्लस आई कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? AD इक्वल्स टू सी प्लस आई कंसिडर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट इज what is consumption function, what is propensity to consume। consumption function क्या होता है या propensity to consume क्या होता है? consumption function कह लो या propensity to consume कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, कभी भी वर्ड फंक्शन आएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप इज अ की वर्ड। कहीं पे भी वर्ड क्या आएगा? फंक्शन, फंक्शन, तो वहां पे फंक्शनल रिलेशनशिप पक्का आएगा। आई बात समझ? बिल्कुल। तो अब ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है भाई, रिलेशनशिप हमेशा 2 के बीच में होती है। कितने के बीच में? 2 के बीच में ही तो होती है। तो रिलेशनशिप हमेशा 2 के बीच में होती है। और हम जबकि कंजप्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एक तो भाई कंजप्शन है, ये तो हमें पता है, क्योंकि हम कंजप्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक इंसान कौन होगा? कंजप्शन होगा। तो दूसरा क्या है भाई? दूसरी चीज क्या है? कंजप्शन आप किससे करते हो? इनकम से करते हो। किसके वजह से करते हो? इनकम के वजह से करते हो। आई बात समझ? So this the functional relationship between the consumption and the income is known as consumption function। वापस the functional relationship between the consumption and income is known as consumption function। क्लियर? ओके। और हमें पता है हम कौन सा कंजप्शन लेंगे? डिजायर्ड लेंगे। इफेक्टिव लेंगे क्या? नहीं, हम क्या लेंगे? सिर्फ डिजायर्ड कंजप्शन। तो डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम में जो रिलेशनशिप होता है अगर वो देखते हैं तो वो क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन। क्लियर? ओके। हमेशा याद रखना जो कंजप्शन और इनकम होता है उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब कैसे? जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी आप खर्चा भी तो अपना बढ़ाओगे ना, आप अपना कंजप्शन भी तो इंक्रीज करोगे। तो इसमें कैसा रिलेशन आपको शो हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है। कैसे रिलेशन शो हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है। क्लियर? ओके। तो वही चीज यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। फिर से बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन नहीं समझा रही हूँ। जो चीज़ मेन कीवर्ड्स हैं वो मार्क करके आपको बता रही हूँ, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर्स आप आराम से बैठ के पढ़ो, बड़े आराम से याद होगा, ठीक है। चलो, What is meant by autonomous consumption? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? एक्सप्लेन करो भाई मुझे डायग्राम के साथ। बच्चे क्या करते हैं, हर साल क्या होता था कि पूरा पढ़ के चले गए कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, हर एक चीज पढ़ के चले जाते हैं और ऑटोनॉमस कंजप्शन की डेफिनेशन भी याद हो जाती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन की डेफिनेशन भी याद हो जाती है, बट एक बार बोर्ड में बम फोड़ा गया और पूछा गया कि भाई मुझे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो। बच्चे वहां कंफ्यूज, इसका कौन सा डायग्राम है भाई, हमने तो नहीं पढ़ा। मेरा बच्चा देखो, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन जब इनकम जीरो होती है तब भी आप कुछ ना कुछ मिनिमम कंज्यूम करोगे, भूखे तो नहीं रहोगे। तो वो जो आपकी मिनिमम कंजप्शन होती है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो जो कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो भी कंजप्शन होती है हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ओके, सो इसका डायग्राम कैसे होगा? अब देखो, ये चीज है, y हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फ्रॉम जीरो y जो है स्ट्रेट लाइन होगा, बट जो c होता है, जो कंजप्शन कर्व होता है, वो हमेशा यहाँ y एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों मैम? क्योंकि जब इनकम जीरो होती है ना तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, और y से जब स्टार्ट होगा तब हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये c हो गया। अब देखो ये जो पार्ट है यही तो ऑटोनॉमस कंजप्शन है, क्योंकि जब इनकम जीरो है तब भी जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ यही मेरा क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो एग्जाम में आपको क्या करना है? सॉरी, अब ये स्ट्रेट लाइन खींचेगी तो यार प्लीज ड्रॉ हो जा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो, तो अब आपको करना क्या है? यहाँ पे आप O लिखोगे, यहाँ पे आप A लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाओगे और बोलोगे यहाँ पे कि OA रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजप्शन। OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्लियर है यहाँ पे चीज अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है।
चलो, तो ये था हमारा डायग्राम ऑटोनॉमस कंजप्शन का, और कुछ नहीं करना था। इजी होते हैं चीज़ें, आपको पता होती हैं, बट एग्जाम में क्योंकि प्रेशर के चक्कर में दिमाग लगता नहीं है, इसलिए अभी से हर चीज़ हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताओ क्या होता है। हमें पता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, जितनी आपकी इनकम है उसमें से कितना कंज्यूम कर रहे हो, जितनी आपकी इनकम है उसमें से कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या, वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, वो आपकी इनकम जो कि आप कंजप्शन के लिए डिवोट कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है एपीसी का, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। एपीसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, सी अपॉन वाई। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या होता है, अगर बाई चांस आपकी इनकम बढ़ती है तो उस इनकम बढ़ने से आप अपना कंजप्शन कितना इंक्रीज कर रहे हो, उसको हम कहते हैं एमपीसी। उसे हम क्या कहते हैं, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो कि एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इससे क्या बन जाता है, डेफिनेशन, रेशियो ऑफ चेंज, डेल्टा मीन्स change, so change in consumption to the change in income is known as marginal propensity to consume। अगर ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। बात आई समझ अच्छे से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ तक के तो चीजें क्लियर है ना, प्लीज एक बार गो थ्रू करते रहो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कि मैंने अब तक के क्या पढ़ाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेन प्रॉपर्टीज बताओ केनेशियन कंजप्शन फंक्शन। क्या होता गया, बच्चा ना कंजप्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ के चला जाता है कि कंजप्शन फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या है, बट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मेरे को केनेशियन के कंजप्शन फंक्शन बताओ। बच्चा कंफ्यूज, मैम हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं और आपने पढ़ा ही नहीं। मेरे बच्चे जब मैं वीडियोस जो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी उसमें भी ये चीज़ बोली थी और अभी भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। जो ये पूरा चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा का पूरा केनेशियन मॉडल के ऊपर ही है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ये केनेशियन ने जो दिया है, जो उसने बताया है वही है। तो जो कंजप्शन फंक्शन आपको पता है वही केनेशियन कंजप्शन फंक्शन है, क्लियर, ओके। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, किसके बीच में, इनकम और कंजप्शन के बीच में। इनकम और कंजप्शन के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अभी हमने पढ़ा था जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे ही कंजप्शन इंक्रीज होगा। मैम ये तो पता है, यही तो प्रॉपर्टी है, यही तो प्रॉपर्टी है ना। तो चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कि डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, इनकम और डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बीच में। मतलब जैसे इनकम इंक्रीज होगी आपकी कंजप्शन भी इंक्रीज होगी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है आपकी इनकम मान लो फॉर एग्जांपल पहले 100 थी, फिर उसमें आपने 100 कंज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अब आपका क्या हुआ, या एक काम करते हैं इसे 80 करते हैं, ठीक है। फिर आपकी इनकम 50 से और बढ़ गई। जरूरी है क्या मैं कंजप्शन भी 50 से ही बढ़ाऊं, मेरा मन है मैं तो सिर्फ 100 रुपये इंक्रीज, मतलब मैं सिर्फ 20 और खर्च करूंगी, मेरा पेट तो 100 से भर जाएगा, मैं क्यों पूरे के पूरे और जो मेरे को एक्स्ट्रा 50 रुपये मिला है वो कंज्यूम करूं, मैं तो सेव करूंगी, हाँ या नहीं। तो जरूरी नहीं है जिस प्रपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रही है उतने ही प्रपोर्शन में कंजप्शन इंक्रीज हो। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं कंज्यूमर, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बट बाय अ समवॉट स्मॉलर अमाउंट। स्मॉलर अमाउंट से वो कंजप्शन इंक्रीज करते हैं बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इंक्रीज विल बी डिवोटेड टू सेविंग एज वेल, क्योंकि वो सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छे से, बिल्कुल। चलिए नाउ प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। फिर अभी हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब पढ़ रहे हैं हम क्या, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव या कंसेविंग फंक्शन, बात इक्वल है, बात सेम है। देखो अगर आप ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन किस तरीके से और दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है वो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डाल दी है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि उससे पूछा क्या जा रहा है। और कसम से बता रही हूँ मैं, जो पेपर आपका आने वाला है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, बस एक वो जो है आपका लास्ट केस स्टडी हो जाएगा, वहाँ पे बच्चे घूमेंगे थोड़ा, बट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप बड़े आराम से वो चीज़ भी कर लोगे। तो मेन है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस
पता चल जाएंगे। बस बात क्या आती है, अगर उसका दूसरा नाम दे दिया, सेकंड नेम से पूछ लिया, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो वो कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करने के लिए मैंने सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। ओके तो अभी मैंने बात बताई थी आपको, जहां पे फंक्शन वहां पे फंक्शनल रिलेशनशिप, जहां पे फंक्शन वहां पे फंक्शनल रिलेशनशिप, वर्ड दिख रहा है आपको फंक्शनल रिलेशनशिप, और क्योंकि रिलेशनशिप दो के बीच में होता है और हम बात कर रहे हैं सेविंग फंक्शन की, तो एक तो सेविंग होगा, दूसरा क्या होगा, इनकम, दूसरी क्या होगी, इनकम होगी, क्योंकि हम सेविंग किस में करेंगे, इनकम में। तो दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, और फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं सेविंग फंक्शन, उसे हम कहते हैं क्या, सेविंग फंक्शन। और ये सेविंग मुझे कैसे पता चलेगी, बताओ फटाफट मुझे कि ये सेविंग मुझे कैसे पता चलेगी। मैम अगर आप इनकम में से अपना खर्चा निकाल दोगी ना तो आपको सेविंग मिल जाएगी, हाँ या नहीं। अगर आप अपने इनकम में से अगर आप जितना आपने कंज्यूम करा है उसे हटा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगी। कैसे, 100 रुपए हैं आपके पास, उसमें से आपने 80 खर्च कर लिए, बचाए कितने, 20। कैसे पता चला, आपने इनकम में से अपना कंजप्शन माइनस कर दिया, हाँ या नहीं, बिल्कुल। ओके यहाँ पे ना एक चीज दे रखी है आपको, सेविंग फंक्शन। ये कैसे आया देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जब हम कंजप्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, इस कंजप्शन फंक्शन को बताऊं मैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंजप्शन फंक्शन होता है C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, A प्लस बी वाई। मैम ये क्या है, ABCD सीख रहे हैं, नहीं बेटा बच्चा, देखो C होता है हमारा कंजप्शन, C क्या होता है हमारा कंजप्शन, A क्या होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन कौन सा कंजप्शन होता है, जब इनकम 0 होती है तब जो कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो मैम B क्या है, B है हमारा MPC, B क्या है हमारा MPC, और Y क्या है अभी हमें पता है, Y मतलब इनकम। बात आई समझ। तो बस अगर आपको कभी भी कोई भी चीज वैल्यू दे रखी होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दो, आपको कंजप्शन मिल जाएगा। क्लियर, ओके। तो इसी कंजप्शन से हमारी सेविंग फंक्शन बनती है, इसी कंजप्शन से हमारा क्या बनता है, सेविंग फंक्शन। देखो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई होता है, हमें ये चीज पता है, हाँ या नहीं। अब S कैसे, C का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 100 थी, आपने मान लो सॉरी आपकी इनकम 0 है, तब भी आप 40 कंज्यूम कर रहे हो, आपकी इनकम 0 है तब भी आप 40 कंज्यूम कर रहे हो, मतलब ये 40 रुपए क्या है आपके ऑटोनॉमस कंजप्शन है, क्या है ऑटोनॉमस कंजप्शन। और भाई ये तुम खर्चा कैसे कर रहे हो, अपने सेविंग्स में से कर रहे होगे ना, तो ये 40 क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। सेविंग्स क्या हो गई, माइनस में चले गई, -40 हो गई। तो ये A जो है ये यहाँ पे सेविंग फंक्शन में -A हो जाएगा, ये जो A है ये सेविंग फंक्शन में -A हो जाएगा, और ये B जो है ये हम प्लस 1 माइनस बी कर देते हैं। मैम ऐसा क्यों, 1 माइनस बी क्यों, अभी मैं आपको समझाऊंगी क्यों होता है ऐसा, बस अभी के लिए इतना समझ लो। बी का क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा और वाई आ जाएगा, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वहां पे क्लियर हो जाएगा बी का मैंने 1 माइनस बी क्यों करा। तो सेविंग फंक्शन ऐसे आता है आपका कंजप्शन फंक्शन से। मैं ये चीज वापस नहीं समझाऊंगी, पहले बता रही हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में अभी काम आएगा, जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी यहाँ वहां पे ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इसे अभी अच्छे से समझ लो क्या कह रही हूँ मैं। सी में अगर C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई होता है, जो A होगा वो -A हो जाएगा, और B है वो 1 माइनस B हो जाएगा, और Y का Y एज इट इज रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें जब पता है कि APC होता है कि आपने इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया, उसको हम APC कहते हैं। तो APS किसे कहते हैं, आपने इनकम में से कितना आप सेव कर रहे हो वो आपका APS हो जाएगा। APS क्या हो जाएगा, आप अपने इनकम में से कितना सेविंग कर रहे हो वो आपका APS हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S अपॉन वाई। APC का फॉर्मूला क्या था, C अपॉन वाई, और APS का क्या हो जाएगा, S अपॉन वाई। क्लियर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको फॉर्मूले भी बड़े आराम से समझ आ जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज MPS क्या होता है फिर मैम, MPS क्या हो जाएगा, रेशो बिटवीन द चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। Change in saving to the change in income is known as marginal propensity to save. Clear है, okay. Now
क्या इनमें कुछ रिलेशनशिप है क्या मैम? क्योंकि थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी है, तो इसमें क्या कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल रिलेशनशिप है। देखो, What is the relationship between consumption and saving function? सेविंग और कंजप्शन फंक्शन में क्या रिलेशनशिप है? अगर आप APC प्लस APS को ऐड करते हो तो आपको 1 मिलता है। APC प्लस APS को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे ही आप अगर आप MPC प्लस MPS को ऐड करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, वापस APC प्लस APS करोगे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और MPC प्लस MPS करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, फटाफट बता दो। अगर मैं बोल रही हूँ कि APC मेरा बच्चा 0.2 है तो मुझे बताओ APS कितना है? 0.8। क्या करा मैंने? 1 में से APC को माइनस कर दिया ना, तो मेरे को क्या मिल गया? APS, क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं बोल रही हूँ MPC मेरा 0.75 है तो मुझे MPS जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा? 0.25। मैम 0.25 बच्चा कैसे बता दिया आपने? मैम जब आपने बताया कि ये दोनों इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और आपने ये बोल दिया कि MPC क्या है? 0.75 है, तो मैम MPS तो निकल ही जाएगा ना। 1 में से 0.75 माइनस कर दो, आपको 0.25 मिल जाएगा। क्या बात है, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार है। तो आपको ये बात समझ आ गई? अच्छे से क्लियर है? ये चीज़ मैं अभी इसलिए इतना समझा रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आएगा, वहाँ पे आप गड़बड़ करी तो बता दूंगी। देखो अच्छे से, अब देखो, अब मैंने जो चीज़ अभी यहाँ पे बोली थी कि अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ये हो गए 2 मिनट कंप्लीट। और अगर आ जाओ यहाँ पे, तो ये था बी मतलब मैंने क्या बताया था? MPC। देखो बी मतलब मैंने क्या बताया है? आए यार आ जाओ, देखो बी मतलब अपने आप पेन चल जाता है। बी मतलब क्या है? MPC। तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा? MPS। हाँ या नहीं? अगर B मतलब MPC होता है और 1 माइनस बी कर दूं, मतलब 1 माइनस MPC कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? MPS मिल जाएगा। और सेविंग फंक्शन में हम MPS लिखते हैं। हम सेविंग फंक्शन में क्या लेते हैं? MPS। इसलिए यहाँ पे हमने 1 माइनस बी करा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत तो समझाने की, ज़्यादा भी ऊपर ऊपर से ले जाऊंगी पता चल रहा है कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं और ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं, जितना मॉडरेट लेवल पे मैं लेके चल रही हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सेविंग अप्रोच। बाकी बस थोड़े से क्वेश्चंस और चैप्टर कंप्लीट। मैम क्या बात कर रहे हो आप? चैप्टर कंप्लीट? हाँ मेरा बच्चा, देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। चलिए अब समझो ADAS अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मेरे से कमेंट में पूछा गया था, मैम इसको मैंने एक्सप्लेन तो वीडियोस में भी कर दी थी, बट वहाँ पे मेरे को कमेंट में पूछा गया था मैम इसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो जो चीज़ अभी मैं बोल रही हूँ वही चीज़ आपको लिखनी है। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वही चीज़ लिखनी है, किस में पर? इंग्लिश में लिखनी है। तो वो जो इंग्लिश में आपको लिखना है ना, और जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्ट वही वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप टेंशन मत लो, मैंने आपको आंसर दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा आंसर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? ठीक है, अब एक बात समझो बस, अब ये चीज़ क्या लिखी है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है उसको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको आंसर में दे दिया है। PDF आपको एशियन एकेडमी क्लासेस के ऐप में मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, जिसने नहीं करा प्लीज़ डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, जो कि मैंने कवर करवाया है इस रिवीजन सीरीज में। ठीक है, चलिए तो वापस से आ जाते हैं चैप्टर पे, और हम बात कर रहे थे ADAS और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। अब एक बात बताओ मुझे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होती है। बस इसके आगे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, बात खत्म। तो एक जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, यह हमें पता है। बिल्कुल ठीक है। फिर अब AD मैंने फर्स्ट उसमें ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। देखो
कि AD इक्वल्स टू क्या होता है C प्लस आई, AD इक्वल्स टू C प्लस आई। तो क्या मैं AD को C प्लस आई लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको एक्सप्लेन करी थी, दिखाती हूँ मैं। हर चीज मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, तो हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि AS इक्वल्स टू वाई होता है, AS इक्वल्स टू वाई होता है, ये पता है हमें, बिल्कुल पता है। अब आ जाओ नीचे देखो, AS की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? Y लिख सकती हूँ। सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और उसमें इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ये फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? C प्लस आई इक्वल्स टू वाई, C प्लस आई इक्वल्स टू वाई, प्लीज याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ वापस से अप्रोच में। अब एक बात बताओ, इनकम से आप क्या करते हो? या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप सेव करते हो, हाँ या नहीं? या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप सेविंग करते हो। तो क्या मैं y के जगह से कंजप्शन प्लस सेविंग लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं? कंजप्शन प्लस सेविंग। तो ये C से क्या हो जाएगा? C कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल, बचा क्या? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। तो दूसरा अप्रोच यही कहता है कि जब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। बात क्लियर? ओके। चलिए फटाफट आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ADAS अप्रोच क्या कहता है? देखो, ADAS अप्रोच कहता है कि जब AD इक्वल्स टू AS होगा तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, ये बात हमें पता है। बट अगर मैम AD अगर ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम रह गई तो क्या होगा? हमें पता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए हम सप्लाई बढ़ा दें। हम क्या कर देंगे? सप्लाई बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कीवर्ड समझो कि यहाँ पे हमारा जो प्लान्ड आउटपुट है, प्लान्ड आउटपुट हमें लगा था कि इतनी डिमांड होगी, बट वो प्लान्ड आउटपुट जो है फॉल हो गया, मतलब कम पड़ गया, हाँ या नहीं? जो हमारी इन्वेंट्री है वो कम पड़ गई, हमारी इन्वेंट्री क्या हो गई? कम पड़ गई। जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ था, जो हमने प्रोड्यूस करके रखा हुआ था, वो क्या हो गया? कम पड़ गया। तो अब भाई हम क्या करें? तो अब एक काम करो, ये जो इन्वेंट्री है उसे बढ़ा दो, मतलब आउटपुट इंक्रीज कर दो। आउटपुट को क्या कर देंगे? हम इंक्रीज कर देंगे। कब तक? जब तक AD इक्वल्स टू AS नहीं होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ऐसी ही अगर फॉर एग्जाम्पल AD कम रह गया और AS बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा आउटपुट बना दिया, इस बार प्लान्ड आउटपुट बढ़ गया, इस बार मैंने बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, स्टॉक इतना सारा रखा हुआ है और डिमांड तो सिर्फ कम हुई है। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना आउटपुट, अपना प्रोडक्शन मैं कम कर दूंगी, अपना प्रोडक्शन क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। इससे क्या होगा? इससे जो मेरी डिमांड है, जब तक वो मिल नहीं जाती है, जब तक डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई नहीं हो जाती है, तब तक मैं अपना प्रोडक्शन रोक के रखूंगी और पहले जितना स्टॉक है उसे मैं खत्म करूंगी। क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल, बात आई समझ? तो अब एक बात बताओ, जब आपकी आउटपुट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि आप उनको वेजेस वगैरह पे करोगे तो इनकम बढ़ेगी, हाँ या नहीं? और जब आप प्रोडक्शन को कम करोगे तब आपकी इनकम क्या होगी? कम होगी। जब आप प्रोडक्शन कम करोगे तो इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ADAS अप्रोच में आपको एक्सप्लेनेशन जो मैंने दे दिया है वो तो करना ही करना है, प्लस आपको ग्राफ्स बनाने हैं। आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा? देखो, AS मतलब इनकम, और इनकम का कर्व ऐसे बनता है, AD का कर्व ऐसे बनता है। मैम ये तो कंजप्शन की तरह ही है, बिल्कुल। और ये हो जाएगा हमारा AS। ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी, ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका इनकम, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इनकम। यहाँ लिखोगे ADAS। प्लीज नोट डाउन, ये थ्योरी है तो थ्योरी में आपको हर ग्राफ को अच्छे से लेबल करना है, कुछ भी मिस नहीं करना। इवन यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस लिखना नहीं भूलना, यहाँ पे ओरिजिन है। हर एक चीज बहुत अच्छे से वेल लेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS है, तो लोग क्या करेंगे? आउटपुट बढ़ा देंगे। आउटपुट कब तक बढ़ाएंगे? जब तक इस पॉइंट पे ना पहुंच जाए। तो इससे अगर आप क्या देख सकते हो? इनकम इंक्रीज हो रही है, हाँ या नहीं? और ये जो पॉइंट है यहाँ पे AS इज ग्रेटर देन
AD है, AS इज ग्रेटर देन AD है। तो अब इसको कम करने के लिए, यहां तक आने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम हो जाएगी। बात क्लियर? तो ग्राफ से हमारे को ये चीज समझ आ रही है। तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है और ग्राफ ये बना के आना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख के आओगे AD इज ग्रेटर देन AS, यहाँ पे लिख के आओगे क्या, AS इज ग्रेटर देन AD। यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आप एरो बना के आओगे कि इनकम कम होगी या बढ़ेगी। ये आपका प्रॉपर डायग्राम होगा, ठीक है। तो मैम अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है मेरा बच्चा, देखो फॉर एग्जाम्पल जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगा तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, हमें ये बात पता है। जब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगी तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। बट अगर सेविंग बहुत ज़्यादा हो गई और इन्वेस्टमेंट कम रह गई, मतलब लोग खर्च नहीं कर रहे, लोग सेव कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका, हम सोच सकते हैं क्या कि AD कम हो रहा है और AS बहुत ज़्यादा हो रहा है। AD बहुत कम है और AS बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि हम आउटपुट को क्या कर दें, कम कर दें। इस आउटपुट को हम क्या कर दें, कम कर दें। आउटपुट को हमारे को कम करना पड़ेगा, कब तक, जब तक सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, जब तक सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, ठीक है। फिर और इसी का उल्टा, अगर हमारी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सेविंग बहुत कम है, एग्रीगेट सप्लाई हमारी कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट को अपना इंक्रीज कर देंगे, हमारे आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये समझो, ये चीज़ तो मैंने उसमें लिख दिया है पैराग्राफ में, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। बस अब बात है फटाफट, देखो ये है आपकी क्या, इनकम। एक काम करो, इनकम मत बनाओ, तो एक बात बताओ, जब आपकी ये होती है इनकम, ये होती है कंजप्शन, हाँ या नहीं। यहाँ पे आपने इतना कंज्यूम कर लिया और इतना, सिर्फ इनकम इतनी है, तो आपने क्या करा होगा, सेविंग करी होगी ना, डिस सेविंग करी होगी। तो इसलिए जो सेविंग का कर होता है वो हमेशा नीचे से आता है, हमेशा किससे आता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेविंग कर। और इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे जाता है, ठीक है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, अभी हम पढ़ेंगे, बस अभी समझ लो इन्वेस्टमेंट हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, इलास्टिक क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे जो होगी वो हमारी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम, यहाँ पे लिखोगे इनकम, यहाँ पे लिखोगे आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको डायग्राम्स वगैरह भी सब अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया, ठीक है। अगर प्लान स्पेंडिंग जो है ज़्यादा हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा बाय करने को तैयार हैं, तो प्लान इन्वेंट्री जो है कम पड़ जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। तो मैंने वही बोला, जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको एड ऑन क्या करना है, आपको डायग्राम बना के आना है, जो कि अभी ग्राफ मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? जब इन्वेस्टमेंट मतलब जब फर्म कैपिटल गुड्स पे कुछ खर्चा करती है तब हम उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। किस पे? कैपिटल गुड्स पे। जब फर्म कैपिटल गुड्स पे खर्चा करती है उसको हम कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? नए प्लांट, नए कैपिटल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, न्यू स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे, या स्टॉक जब बढ़ा देते हो, न्यू इन्वेंट्री लेके आते हो आप, तो ये सारे आपका क्या है? कैपिटल गुड्स में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो इस पे अगर कभी भी खर्चा करती है फर्म तब उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्राइवेट, यहाँ पे ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर दो, और आपका पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? हाँ जी, हम बात क्या कर रहे थे? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। तो प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जो प्राइवेट सेक्टर करता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इज ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब जब हमारी इनकम चाहे कितनी भी इंक्रीज हो, मैं इन्वेस्टमेंट अपनी कांस्टेंट रखूंगी, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्या रखूंगी? कांस्टेंट रखूंगी, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट भी अगर इंक्रीज करते हो तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो आपकी जब जब इनकम इंक्रीज होगी साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वो इन्वेस्टमेंट जब आपकी इनकम चेंज होती है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। तो इसमें कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। जब इनकम इंक्रीज होगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है। तो ये होता है इनकम इलास्टिक की। कैसा होगा इनकम इलास्टिक? कैसे? देखो ये है आपका कर्व, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, यहाँ पे आई और आई लिख दोगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आपकी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट नहीं होती, चाहे कितनी भी इनकम इंक्रीज हो जाए, आपकी इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए, आप इन्वेस्टमेंट उतनी ही कर रहे हो, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ये जो होता है ये होता है इनकम इलास्टिक। इसका कर्व कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, आप एक तो डेफिनेशन लिख के आओगे, फिर बताओगे कि ये इनकम इलास्टिक होता है और ये इनकम इनइलास्टिक होता है, और साथ में आप डायग्राम बना के आओगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है। इसका मैकेनिज्म मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी, बस अभी समझा देती हूँ कैसे होगा, ठीक है। चलिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा इंक्रीज करते हो उससे कितना इनकम इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दैट इज के। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इट इज द मल्टीपल अमाउंट बाय विच द इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उस मल्टीपल अमाउंट को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट करा 100 रुपीज बट वो टर्न आउट हो गया 500 रुपीज में, इनकम कितनी हो गई? 500। इन्वेस्ट करा 100 बट इनकम उससे कितनी जनरेट करी मैंने? 500। तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 5 टाइम्स। तो दिस 5 इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये 5 क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। Clear? Okay. Next is then what is the relationship between the how multiplier is related to MPC? और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MPC या MPS। तो आप क्या बताओगे? देखो, हमें पता है K इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। क्लियर है? साथ ही साथ पता है K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC भी होता है। एक और फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, या K अपॉन 1/MPC के इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम? MPS लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर आपको पता है ये जो K है और MPS है ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है। बट MPC और K यहाँ पे कैसे रिलेटेड है? डायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस MPC है, ठीक है। तो ये कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली। और ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब जैसे जैसे अगर इनवर्सली मतलब K अगर इंक्रीज होगा तो आपका MPS डिक्रीज होगा, या MPS अगर आपका इंक्रीज होगा तो K आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और MPC और MPK में कैसे रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में? K और MPC के बीच में। अगर आपसे MPS पूछ ले तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इनवर्स रिलेशन लिखोगे। क्लियर? अच्छे से, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले अब तक के हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होंगे। तो आपको अच्छे से ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो जितने भी फॉर्मूले हैं उसे अच्छे से याद कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है।
तो इस चैप्टर में यही इतने क्वेश्चंस थे और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए तो एक बार स्पेसिमेन पेपर भी देख लें फटाफट। स्पेसिमेन पेपर में हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है हमें पता है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम होती है और इनकम मतलब क्या होता है? कंजप्शन प्लस सेविंग। तो ऑप्शन नंबर बी। अ कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन अ परचेज ऑफ गुड रिगार्डलेस ऑफ द इनकम, मतलब इनकम से उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो कंज्यूम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। और क्या क्वेश्चंस पूछे हैं देखो, एपीसी एंड एमपीसी क्या होगा आपका? अगर आपकी से कंजप्शन इतनी है, इनकम इतनी है, ये तो हमारे न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल्स में एक काम करेंगे, इसे न्यूमेरिकल में कवर करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। नेक्स्ट 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 इक्विलिब्रियम इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से आप कर दोगे। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, ये अभी मैं आपको अलग से